हे स्टूडेंट्स वेलकम टू द आईटी पैशनेट्स। ओके, जो हमारा आज का टॉपिक है वो बेसिकली कंस्ट्रक्टर्स है। अगेन आई एम अज्यूमिंग दैट आपने लास्ट क्लास का जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली देख लिया होगा। एंड अगेन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि दोबारा से हम उसी कंसिस्टेंसी के साथ अपने लेक्चर्स को अपलोड करें। और अगेन दैट इज़ इट फॉर राइट नाउ। और चलते हैं कोड की तरफ, या बेसिकली समझते हैं कंस्ट्रक्टर होते क्या है। अब लास्ट क्लास में हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को सीखा। क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस किस तरह बनाई जाती हैं, ऑब्जेक्ट्स किस तरह बनाए जाते हैं। हमने इम्प्लीमेंटेशन की कि क्लास किस तरह बनाई जाती है, ऑब्जेक्ट किस तरह बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ कोड। ठीक है, अब आज की क्लास में हमने कंस्ट्रक्टर्स के बारे में देखना है। ये कंस्ट्रक्टर्स होते क्या हैं, किस तरह काम करते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होती है, लाइक अगेन कोड के थ्रू भी किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी क्लास के अंदर इंशाल्लाह हमने इसको डिस्कस करना है। एंड अगेन फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन होगी आई विल ट्राई कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, अगेन मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आज की क्लास से पहले आपने क्लासेस वाली जो क्लास है हमारी वो फॉलो नहीं की, सबसे पहले वो जो क्लासेस वाला जो लेक्चर है वो देख लें जाकर, देन उसके बाद दोबारा से इस लेक्चर को ज्वाइन करें। ठीक है, अब अगर हम कंस्ट्रक्टर की बात करें तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक मेथड होता है जो कि कॉल होता है जैसे ही किसी क्लास की इंस्टेंस बनाई जाती है, यानी जैसे ही किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। सही है, अगर आसान वर्ड्स में कहें तो ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के काम आता है। अगर मैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूं तो अगर मैं किसी भी क्लास का कंस्ट्रक्टर नहीं होगा ना, तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, उस क्लास को एक्सेस ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, अच्छा अब कंस्ट्रक्टर की नीड क्या है, कंस्ट्रक्टर जरूरी क्यों होता है। अगेन ऑब्जेक्ट की बात अगर करें तो ये किसी भी क्लास को ना, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी क्लास की जो ऑब्जेक्ट है उसको अर्ली स्टेट में पुट करने के काम आता है। सही है, किसी भी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको उसकी अर्ली स्टेट के अंदर ले जाने के काम आता है। चले ऐसा करते हैं कि अगेन लेट्स जस्ट गो टू विजुअल स्टूडियो। चलते हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर एंड नाउ लेट्स सी, मैं क्लास बनाने की कोशिश करता हूँ। सो क्लास का नाम हम ऐसा करते हैं कि कस्टमर रखते हैं। सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे और फोल्डर का नाम लेट्स से मैं यूजुअली कॉम नाम रख रहा हूँ। ठीक है, इसी नाम से यहाँ पे हमने बना लिया फोल्डर। राइट क्लिक करते हैं, एक क्लास ऐड कर लेते हैं। क्लास का नाम फिलहाल मैं कस्टमर रखूँ। कस्टमर डॉट टी एस। अब क्लास के बारे में अगर बात करें तो क्लास अगेन बेसिक क्लास होनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल मेरे पास इंटरनल के एक्सेस मॉडिफायर चल करें, फिलहाल अभी हमारा इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ अगेन आसानी के लिए पब्लिक कर देता हूँ, बट अभी हमने नहीं समझा है कि क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं एक्सेस मॉडिफायर किस तरह काम करते हैं। फिलहाल जो हमारा मकसद है वो है कंस्ट्रक्टर को समझना। अब कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट होता है, देखो हमेशा इस बात को याद रखो। मैं अगेन सबसे बात करूंगा, कंस्ट्रक्टर सेम होता है जो क्लास का नाम होता है, इसका नेम सेम होता है क्लास के नाम के साथ, यानी कंस्ट्रक्टर का जो नाम है वो हमेशा वही होगा जो आपकी क्लास का नाम होगा। ठीक है, इट्स वेरी इजी। आपने क्या करना है, आपने जस्ट पब्लिक फॉर एग्जांपल, अच्छा कंस्ट्रक्टर के बारे में मैंने बात की ना कि ये क्लास के ऑब्जेक्ट के बनने के टाइम पर बेसिकली बनता है। अब कंस्ट्रक्टर का यूज बेसिकली क्या होता है, चले मैं कंस्ट्रक्टर एक बना के दिखा दूं, बट अगेन कंस्ट्रक्टर का यूज क्या होता है ये भी देखते हैं। कस्टमर, और अब यहाँ देखें, ऐसे मैंने ऊपर नहीं किया था जब मैं क्लास बना रहा था यहाँ पर, तो पब्लिक क्लास कस्टमर, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, पब्लिक कस्टमर, जो बॉडी है मेथड की वो बना दी। जबकि हमने इससे पहले जब हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग वाली क्लास को देख रहे थे, अगेन मैं ट्राई करूंगा कि मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं या ऊपर आई कार्ड में मेंशन कर दूं। जब हम डिस्क्रिप्शन वाली क्लास में अगेन हम जब प्रोसीजरल वाली क्लास के अंदर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग वाली क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे थे, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि मेथड के अंदर एक रिटर्न टाइप होती है, जो कि अगर हम कोई भी टाइप प्रोवाइड नहीं करना चाहते तो हम वॉइड टाइप प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो यहाँ की अगर बात करूँ मैंने तो यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप नहीं रखी, ना यहाँ वॉइड है, ना यहाँ इंटीजर है, ना यहाँ पे कोई लेट से फ्लोट है, स्ट्रिंग है, नथिंग है। ठीक है, बट इशू क्या आ रहा है, ये मेथड वैसे भी क्रिएट हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये मेथड क्रिएट हो गया। ठीक है, अब अगर बात की जाए इस मेथड को आगे कैसे इंप्लीमेंट करना है, हमेशा इस बात को याद रखो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कंस्ट्रक्टर ना बनाता
ये कंस्ट्रक्टर मिसाल में भी ये मिटा दूँ, ठीक है, मैं इसको अभी रिमूव कर दूँ यहाँ से। स्टिल इस क्लास का कंस्ट्रक्टर अभी भी मौजूद है, ठीक है। आप हमारी CLR वाली क्लास में जाओ, जो कि C# के बिल्कुल स्टार्टिंग लेक्चर्स के अंदर, आई थिंक पहले या दूसरे दूसरे तीसरे लेक्चर में हमारे पास CLR को हमने डिस्कस किया है। अगर उस CLR को देखोगे ना, तो CLR के अंदर हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया है कि CLR किस तरह काम कर रहा होता है। अगेन मैं लिंक हो सकता है मेंशन कर दूं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। CLR किस तरह काम कर रहा होता है। CLR में हमने एक टर्म पढ़ी थी और उस टर्म का नाम था इंटरमीडिएट लैंग्वेज, जो कि IL कहलाती है। ये इंटरमीडिएट कोड या इंटरमीडिएट लैंग्वेज होती है। आपका जो कंस्ट्रक्टर है ना, डिफॉल्ट वो वहाँ स्टोर होता है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। सो अभी इस क्लास का कोई कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन नहीं किया, लेकिन बाय डिफॉल्ट इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर है जो इसके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने में हमारी हेल्प करता है। लेकिन जैसे ही मैंने कंस्ट्रक्टर अगर क्रिएट कर लिया यहाँ पर, अगेन क्रिएट क्या कर लिया, मैं डिफाइन करूंगा या मैं इसे यूज करूंगा। अगर मैंने इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ यूज कर लिया, तो अब वो जो वहाँ अगेन इंटरमीडिएट लैंग्वेज वाली स्पेस के अंदर था ना कंस्ट्रक्टर, वो रिमूव हो जाएगा। सही, एज आई सेड कि वो कंस्ट्रक्टर रिमूव हो जाएगा। अब ये कंस्ट्रक्टर जो है ना, ये परफॉर्म करेगा जो भी परफॉर्म होगा क्लास के अंदर, यानी जो कुछ मैं करना चाह रहा हूँ क्लास के अंदर, वो यहाँ से होगा। अब आते हैं कंस्ट्रक्टर के यूज के ऊपर। कंस्ट्रक्टर, एक तो हमने बात की कि क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के अंदर हमारी हेल्प करता है। दूसरा हमने बात की कि कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को उसकी अर्ली स्टेट में लेकर आने की ये भी हेल्प करता है। यार क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये कि आप जब क्लास अगेन इनिशियलाइज करते हैं, आप कोई क्लास बनाते हैं, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में यूजुअली हम क्या करते हैं, क्लास की जो फील्ड हैं उनको भी डिफाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्ट्रिंग नेम, हमारे पास एक फील्ड है जो कि नेम है, अगेन जिसका नाम नेम है और ये स्ट्रिंग टाइप की है, एंड अगेन इट्स बेसिकली पब्लिक फील्ड। ओके, तो अगेन अगर बात की जाए इस पब्लिक फील्ड की, अगर मैं आपसे कहूं कि यार इस पब्लिक फील्ड को इनिशियलाइज करना है, इसके अंदर कोई वैल्यू होगी, आप कहेंगे सर पता नहीं, हमें देखना पड़ेगा होगी नहीं होगी। तो मैं कहता हूँ करके देखते हैं। लेट्स सी, ये हमारी क्लास है, यहाँ पर स्पेस यूज करते हैं। अगेन हमें इस बात का पता होना चाहिए, लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हूँ कस्टमर और वेरी वेरी सॉरी, ठीक है, नाउ नेम स्पेस यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बेसिकली बना लिया। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि भाई cs डॉट नेम, और मैं इसे प्रिंट करता हूँ नेम। नाउ फॉर एग्जांपल मैं अगर इसे एग्जीक्यूट करूं, कंट्रोल प्लस F5, लेट्स सी, देखते हैं क्या प्रिंट होता है, और कुछ प्रिंट होता भी है क्या नहीं होता। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो कि बेसिकली जो नेम है ना वो नल है, यानी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो नेम इस वक्त क्या है, नेम इस वक्त नल है, यानी इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। अगेन नल का मतलब भी कुछ ना कुछ स्टोर्ड है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल इधर से नंबर, मैं बेसिकली कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड अगेन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप वो बात मेरी समझ जाए। इंट और आईडी, और फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आईडी को जो है ना वो बना लिया, ठीक है, और अब मैं यहाँ पर आईडी प्रिंट करना चाह रहा हूँ। आईडी कंट्रोल F5, आईडी आईडी के अंदर तो मैंने कोई वैल्यू दी नहीं ना, लेकिन आईडी में जीरो स्टोर्ड है, ठीक है। आईडी में क्या है, आईडी में जीरो स्टोर्ड है। ये किसने किया, ये कंस्ट्रक्टर ने किया, ये बात याद रखो। अगेन आप सब लोग ये बात याद रखें, ये जो आपके कंस्ट्रक्टर में इस वक्त जीरो स्टोर हुआ है, इनिशियलाइज हुई ना आपकी आईडी, इस वक्त आपके जो नेम वाली फील्ड थी उसके अंदर नल वैल्यू असाइन की गई है। ये किसने की, ये कंस्ट्रक्टर ने की। समझे मेरी बात? ये जो जीरो असाइन किया गया, बेसिकली असाइन किया गया फर्स्ट टाइम, तो असाइनमेंट को हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो अगेन इनिशियलाइजेशन हुई है, ये किसने की है, कंस्ट्रक्टर ने की है, ठीक है। अगेन आपकी जो क्लास होगी, मेरी क्लास मेरी क्लास कस्टमर है, आई एम सॉरी मैं फंबल कर रहा हूँ अगर वर्डिंग पे, मेरी क्लास का कस्टमर है।
इस कस्टमर के अंदर मैं जितनी भी फील्ड्स बना लूंगा, फॉर एग्जांपल इंटीजर्स को 0 प्रोवाइड कर देना, स्ट्रिंग्स को नल प्रोवाइड कर देना, मैं कोई बुलियन वैल्यू अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दूं कि पब्लिक बोल इज एक्टिव, एंड अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इधर आता हूँ, डॉट इज एक्टिव, फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट करता हूँ कंट्रोल F5, ये देखो फॉल्स आ रहा है, मैंने तो फॉल्स वैल्यू प्रोवाइड नहीं की, मैंने इस एक्टिव वाले वेरिएबल में फॉल्स वैल्यू प्रोवाइड नहीं की, ठीक है, जबकि बाय डिफॉल्ट इसके अंदर फॉल्स वैल्यू स्टोर हो गई है। ये कौन कर रहा है? ये कंस्ट्रक्टर करता है। अब आप कंस्ट्रक्टर कहाँ है, मतलब व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मैन, कंस्ट्रक्टर कहाँ है? नो कंस्ट्रक्टर हियर, बट मैं आपको बताऊं कि कंस्ट्रक्टर है इसमें। मैंने बताया ना, जब हम खुद से कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते तो आप इस बात को याद रखें कि आपका वो जो इंटरमीडिएट लैंग्वेज वाला जो फेज होता है ना, जो CLR काम कर रहा होता है पीछे, वहां ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये सारी वैल्यूज इनिशियलाइज होती हैं किसी भी क्लास की, समझे? तो आज आपको वैल्यू समझ में आई कि CLR किस तरह से काम करता है। CLR में जो अगेन सारे फेजेस हैं, अगेन मैं नहीं चाहता कि मैं आज उस सब के डिस्क्रिप्शन में जाऊं, बट समझ में आई होगी बात कि वो सारे फेजेस किस तरह से काम करते हैं। चलो कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पर अगेन मेन मेथड है, मेन मेथड के अंदर हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया और क्लास के ऑब्जेक्ट को हम यूज भी कर रहे हैं। नाउ कंस्ट्रक्टर बनाते हैं हम, कंस्ट्रक्टर के लिए भी इट्स वेरी सिंपल, आप एक शॉर्ट की लिखते हो CTOR, ठीक है, ये कोड स्निपेट है कंस्ट्रक्टर की पूरी इंप्लीमेंटेशन करने के लिए। डबल टैप प्रेस करोगे ना, तो जैसे CW टैप टैप प्रेस करने से console डॉट राइट लाइन प्रिंट होता है, ऐसे ही CTOR डबल टाइम प्रेस करने से, यानी डबल टैप उसके बाद प्रेस करोगे तो कंस्ट्रक्टर का बेसिक जो सिंटेक्स है ना, वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। अब ये एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ये चाहते हो कि आप ID, नेम और इस एक्टिव वाली जो वैल्यू है, ये जो कस्टमर ये एक्टिव है या नहीं है, फॉर एग्जांपल ये स्टेटस है उसका, ठीक है। सो अब आप चाहते हो कि आप जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बने ना, आप कोई वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हो, उसको इनिशियलाइज करना चाहते हो, डिफॉल्ट कोई वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि अगर यूजर कोई ID वैल्यू प्रोवाइड ना करे तो कस्टमर में डिफॉल्ट एक वैल्यू ID की जो है ना वो स्टोर हो जाए, ठीक है, यानी कस्टमर की जो क्लास है उसमें जो ID की वैल्यू डिफॉल्ट में हो जाए। आप ये चाहते हो कि नेम में अगर कस्टमर कोई वैल्यू ऐड ना कर सकता हो या यूजर कोई वैल्यू ऐड ना करना चाह रहा हो, एक डिफॉल्ट नेम आ जाए, फॉर एग्जांपल अननोन आ जाए, ठीक है। आप चाह रहे हो कि या फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि नेम के अंदर जॉन डो प्रिंट हो जाए बाय डिफॉल्ट, ठीक है, ID 001 प्रिंट हो जाए, 10011 प्रिंट हो जाए, कोई एक फॉर्मेट आप सेट कर सकते हो। आप चाह रहे हो कि इस एक्टिव की डिफॉल्ट वैल्यू फॉर एग्जांपल हर कस्टमर का जब ऑब्जेक्ट बनेगा, हर कस्टमर डिफॉल्ट ही जो है ना वो ट्रू हो जाए। अगेन इट कैन बी डन वेरी वेरी इजीली, ठीक है। और यहाँ देखो मैंने क्या किया, अब यहाँ पर ID मैं ही कर सकता हूँ, मैं इस तरह लिखूँ THIS this dot ID। आपको याद होगा कि हमने ये this dot ID पहले भी यूज किया था, जब हम इससे पहले अगेन क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाने की बात कर रहे थे शुरू में, जब हम थोड़ा सा पहले डिस्कस कर रहे थे शुरू में अगेन C# की सीरीज में, याद करोगे तो शायद हमने कहीं दिस का कीवर्ड यूज किया होगा। अगेन अगर आपको नहीं पता, लोकल वेरिएबल्स को, क्लास लेवल के लोकल वेरिएबल्स को जब भी हम इनिशियलाइज करते हैं तो हम दिस का कीवर्ड यूज कर रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी मेथड में इसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ या मैं किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको यूज कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट टू हैव अ डिस्टिंक्शन, मैं इसको थोड़ा सेपरेट रखने के लिए दिस का कीवर्ड यूज कर रहा होता हूँ। और मैं क्या, डेवलपर्स की ये बेसिकली अप्रोच है, बट आप सोचेंगे कि सर क्या दिस का कीवर्ड लगाना जरूरी है? आई टोटली से नो, ठीक है। इवन मैं यूजुअली लगाता भी नहीं हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ, ये देखो सिंपली ID इक्वल्स टू 1, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फॉर्मेट सेट कर दिया, ठीक है। मैंने कहा नेम इक्वल्स टू जॉन डो, मैंने कहा इज एक्टर इक्वल्स टू जी, हमारे बाय डिफॉल्ट जो यूजर हैं हमारे सिस्टम के अंदर वो हैं अगेन 1 है,
ये डॉन दो साहब है, एंड अगेन इनका जो स्टेटस है एक्टिवनेस और इनएक्टिवनेस का वो ट्रू है, सो ही इज एक्टिव बेसिकली। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। कंस्ट्रक्टर किस काम आया? फॉर एग्जाम्पल मैं चीज़ों को जस्ट प्रिंट कर लेता हूँ डिफरेंट कंसोल डॉट राइट लाइन। Oh my god, man. What are you doing? हाँ जी, so हमारे पास यहाँ आ जाएगी आईडी एंड इधर आ जाएगा हमारे पास नेम आ गया, ठीक है। ये देखो हमारी आईडी, हमारा ही नेम, हमारे ही एक्टिव का स्टेटस। क्या मैंने आपको वैल्यू प्रोवाइड की? नहीं, जबकि वैल्यू ऑब्जेक्ट के अंदर, लेकिन मैंने कंस्ट्रक्टर में कोई वैल्यू प्रोवाइड कर दी। मैंने डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन बता दी इसको कि डिफॉल्ट जो इनिशियलाइजेशन होगी ना इन वेरिएबल्स के अंदर, इन फील्ड्स में, वो क्या होगी। तो कंस्ट्रक्टर ये काम भी करता है। हमने वो तो देखा था ना कि हमने जब कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की थी तो जीरो इनिशियलाइज हो गया था आईडी में, नेम जो है वो नल हो गया था, जो हमारी बुलियन की प्रॉपर्टी थी वो फॉल्स हो गई थी बाय डिफॉल्ट। लेकिन मैंने आपको कहा था कि बेटा ये देखो, ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये इंटरमीडिएट लैंग्वेज वाले फेज के अंदर जब कोड होता है उस टाइम पर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्टर होता है पहले से और वो कंस्ट्रक्टर ये सारे काम करता है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया आपको कि यहाँ ये सब कुछ कैसे होता है। तो यहाँ पर ये सब कुछ ऐसे होता है, सिंपली हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइजेशन की और जस्ट वो वैल्यूज इनिशियलाइज हो गई। पता अच्छा, यही काम अगर मैं यहाँ करूँ तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अभी ऑब्जेक्ट जिस वक्त बन गया है ना, मैंने प्रिंट की है नहीं की है व्हाटएवर, ऑब्जेक्ट जिस वक्त बन गया है ये सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली जो है ना वो इनिशियलाइज है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस ऑब्जेक्ट को ब्रेक करके कहीं भी देखते हैं तो आपको आराम से इस ऑब्जेक्ट के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मिसाल है, मैं चाहता हूँ कि यूजर प्रोवाइड करे हमें वैल्यूज, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि इनिशियलाइजेशन मेरी ना चले, मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई ऑप्शन हो कि अगर यूजर प्रोवाइड करना चाहे ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन के टाइम पे या ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे तो यूजर प्रोवाइड कर सके। तो सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? मेथड ओवरलोडिंग यूज करेंगे। मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है? मेथड ओवरलोडिंग हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के टाइम पे देख चुके हैं। मेथड ओवरलोडिंग वो होती है, अगेन हम पॉलीमॉर्फिज्म पे दोबारा पढ़ेंगे इसको, बट देखते हैं फिलहाल। सो मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है? जब हम किसी भी मेथड को, और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की बात करें, जब हम किसी भी कंस्ट्रक्टर को, जाहिर है वो एक ही क्लास का होगा, ठीक है, और सेम नाम से हमने बात की कि कंस्ट्रक्टर का नाम होता है वो वही नाम होता है जो क्लास का नाम होता है। कंस्ट्रक्टर इज हैविंग द सेम नेम दैट द क्लास इज, ठीक है। सो constructor having same name but different parameters, ठीक है, या different signatures। different parameters कैसे हो सकते हैं सर जी? ऐसे, for example public customer and now I want के, sorry I'm really very sorry, yes I want के मैं यूजर को ये सारी चीजें प्रोवाइड करूं, आईडी और ओ हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आ गई, स्ट्रिंग, और हमारे पास इज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब दिस का कीवर्ड काम आएगा। अब देखो दिस का कीवर्ड कैसे काम आता है। अगर मैं दिस कीवर्ड के साथ आईडी लिखूंगा ना, तो ये आईडी अगर देखो, अगर हम फील्ड्स की बात करें, अगेन दिस का कीवर्ड मैंने बताया था कि क्या काम आता है। मैं इस आईडी की बात करूं, आई कैपिटल डी स्मॉल, आई कैपिटल टी स्मॉल, आपको देखने में सेम लग रहा है लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ इस कंस्ट्रक्टर के स्कोप में काम करेंगे, ये तीनों वेरिएबल्स, जबकि ये इस पूरी क्लास के स्कोप में काम करेंगे, ठीक है। हम स्कोप्स पहले देख चुके हैं, अगेन आप चाहें तो पहले पुरानी क्लास में जा सकते हैं, अगेन हम डिफरेंटली स्कोप्स को डिस्कस कर चुके हैं, कैसे स्कोप काम कर रहे होते हैं, ठीक है।
ये जो तीनों पैरामीटर्स हैं ये इस कंस्ट्रक्टर के स्कोप के अंदर काम करेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे, सही है। जबकि ऊपर जो आईडी है, नेम है और जो इज एक्टिव का स्टेटस है वो पूरी क्लास के अंदर कहीं भी काम कर सकता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ऊपर वाले वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू यहाँ से आए ना वो स्टोर हो जाए। तो जिस वेरिएबल में वैल्यू रखनी होती है, जिस फील्ड में वैल्यू रखनी होती है वो लेफ्ट साइड पर होती है। तो अब मैं यहाँ पे दिस का कीवर्ड यूज करूंगा ताकि मैं कंपाइलर को भी और अपने आप को भी बता सकूँ कि जो दिस के साथ है वो ये ऊपर वाली फील्ड है, ये वाली फील्ड, ठीक है। और इक्वल्स टू के राइट साइड पर ये पैरामीटर वाली फील्ड है। अगेन अंडरस्टैंड, तो दिस डॉट आई डी इक्वल्स टू, अब देख रहे हो मुझे सजेशन में भी सब कुछ वही वही आ रहा है यहाँ पर, दिस डॉट नेम, नेम, देख रहे हो कितना आसान है, दिस डॉट इज एक्टिव, सही। सो दिस इज इट। अब अगर मैं इस क्लास को यूज करना चाहता हूँ तो मैंने क्या किया, इस वक्त ना मैंने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग परफॉर्म की है। सर वो कैसे, एक कंस्ट्रक्टर ये रहा, कंस्ट्रक्टर हैविंग सेम नेम, जाहिर है कंस्ट्रक्टर एक क्लास में तो सर जी सेम ही होगा, अगेन सेम नेम बट विद डिफरेंट पैरामीटर्स। देखो पैरामीटर्स डिफरेंट है, पैरामीटर्स डिफरेंट है। अब आपने कहा मैंने कहा बेटा देखो कंस्ट्रक्टर जो है वो मेथड्स की तरह से काम करता है और ये बिल्कुल मेथड्स की तरह होता है। बट मैंने लिखा सॉरी आई जस्ट रोट देयर, ये देखो मैंने कहा बेटा इट इज अ मेथड दैट इज कॉल्ड व्हेन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड, ठीक है। बेटा ये एक मेथड है। आप कहोगे सर ओके 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 फाइन आई अंडरस्टैंड, आप कहोगे ओके सर वी अंडरस्टैंड, ये एक मेथड है। अब अगर ये मेथड है तो इसका क्या सीन है, यानी यहाँ तो वाइड लिखा हुआ है, जबकि हमने ना वाइड लिखा ना कोई टाइप प्रोवाइड की, नथिंग। ये देखो ना कहीं हमने कोई वाइड वगैरह लिखा, ना हमने कोई टाइप प्रोवाइड की, नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो मेथड कैसे, हमने यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर दिया, हाँ बिल्कुल दिया। हमने स्टैटिक क्यों नहीं लिखा, क्यों स्टैटिक नहीं लिख सकते क्या? नहीं भाई नहीं लिख सकते, क्योंकि कंस्ट्रक्टर स्टैटिक नहीं होते। कंस्ट्रक्टर्स तो बनते ही ऑब्जेक्ट के टाइम पर हैं, क्योंकि स्टैटिक मेंबर्स को विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल किया जाता है। पुरानी क्लासेस में जाके देख सकते हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की क्लासेस के अंदर हमारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। अगेन थोड़ा तवज्जो के साथ देखेंगे तो याद आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। अब अगर मैं कंस्ट्रक्टर की बात करूं, मैंने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की, इसका मतलब है कंस्ट्रक्टर के साथ रिटर्न टाइप नहीं आती। अगर आप कभी लिखेंगे तो आपके साथ होगा ये, ठीक है। आपको बता दिया जाएगा कि भाई कंस्ट्रक्टर के साथ आप रिटर्न टाइप नहीं प्रोवाइड कर सकते, सही। अच्छा आपको सर मैं कंस्ट्रक्टर को अगर मैं प्राइवेट कर लूं तो क्या होगा, सजेशन आएंगे, आप सजेशन तो कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। कोई चल सीन है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर मसला आएगा, आपको कि सर क्या मसला आएगा, मैं कहूँगा बेटा मसला ये आएगा कि आप ऑब्जेक्ट ही नहीं बना पाओगे। क्यों, क्योंकि आपका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है, तो इसलिए जब भी आप ऑब्जेक्ट नहीं कर पाओगे, तो इसलिए कंस्ट्रक्टर प्राइवेट। अगर अगर इफ कंस्ट्रक्टर तब प्राइवेट होता है जब आप ये चाहते हो कि आप इस क्लास को इनिशियलाइज ना कर पाओ, इस क्लास का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज ना कर पाओ, इस क्लास को इंस्टेंशिएट ना कर पाओ, ठीक है। कंस्ट्रक्टर तब प्राइवेट होता है। कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, सिर्फ एक एक्सेस मॉडिफायर होता है, वो होता है पब्लिक, ठीक है। अगेन आप कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ मेरे सामने मैं जैसे आपको करके दिखा रहा हूँ। होगा क्या, कंस्ट्रक्टर है जाहिर है एक क्लास में तो सेम नेम होगा और डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे। आप कहीं पे चाह रहे हो सिर्फ आईडी प्रोवाइड करना, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, कस्टमर 1। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। अच्छा फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बार बार नहीं लिखना चाह रहा, बिकॉज ज़ाहिर है ये टाइप तो वैसी की है ना, कस्टमर की टाइप है। ये जो CS1 है कस्टमर की टाइप है, तो ज़ाहिर है मैं इसको बाहर करके, अच्छा देखो जैसे मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ ना, अब जैसे मैंने ब्रैकेट ओपन किया ना तो यहाँ देखो लिखा हुआ है 1 of 2 और ये कस्टमर है। अगर मैं 2 में जाता हूँ तो यहाँ पर पैरामीटर्स आएंगे बाकायदा, ये देखो 1 2 and 3, सही समझे। अब मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 कॉमा, मैंने कोई नेम प्रोवाइड कर दिया, मैंने नेम प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जाम्पल
मैक्स, ठीक है, एंड आई जस्ट सेट, और मैंने फॉर एग्जांपल ये मेरा एम्प्लॉय है, फॉर एग्जांपल ये मेरा कोई यूज़र है, पर्स कस्टमर है, और मैंने इसको बता दिया कि जी ये इस तरह से इसकी इन्फॉर्मेशन है। अब क्या कर सकते हो, सिंपली अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं, अच्छा ये मुझे खुद से सजेशन दिए हैं विजुअल स्टूडियो ने, मैंने मेहनत नहीं की, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 मैक्स और ट्रू, ठीक है। ऑब्जेक्ट कितनी आराम से बन गया, जो कि स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी यहाँ। पहली बात करूँ मैं, अगर पहली मरतबा मैं बात करूँ तो यहाँ मुझे कंस्ट्रक्टर के अंदर डाटा प्रोवाइड करना पड़ा, लेकिन जब मैंने दूसरी मरतबा ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पर अपने पास क्या यूज किया, अपने पास मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज किया था। एक तो ये पैरामीटराइज, ऐसे कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाते हैं। तो आज की एक क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्यों बनाया जाता है, कंस्ट्रक्टर यूज क्यों किया जाता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन है जिनके हमने आंसर आज अगेन आंसर किए हैं। अगेन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है, ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, हमने ये सारी चीज़ें आज की क्लास में डिस्कस की हैं। आई होप कि आप लोग अभी भी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना फेस कर रहे हो। अगेन अभी भी अगर आपको प्रॉब्लम फेस करने को आ रही हो, प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अभी भी, सो टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं कंसिस्टेंसी को दोबारा से लेकर आए अपने वीडियोस के अंदर, और आपको दोबारा से कंटेंट जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ देखने को मिले, ठीक है। एंड अगेन कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो पूछ सकते हैं, जहाँ भी कोई इश्यूज फेस कर रहे हैं, अगेन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड टिल देन अगेन सब्सक्राइब टू द आईटी पैशनेट्स, अगेन चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स कर सकते हैं, और वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के ग्रुप के अंदर। और अगेन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।